ईस्ट है वो ईस्ट है, मतलब इसका क्या हुआ, आप पूरा जो भारत है, अब आप देखना इस वाले में पूरा भारत कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ सारे सब्जेक्ट्स जितना भी सिलेबस में दिया है सारी की सारी तैयारी एक सिस्टमेटिक वे में लेक्चर बाय लेक्चर यूनिट बाय यूनिट आपको करना है। तो 90 डेज पहले मुझे दें, अभी एक टेस्ट सीरीज निकाल के आप लगा लेना और 90 डेज के बाद में लगा लेना, तो आप समझ जाएंगे। अगर नंबर बढ़ते हैं, अपने आप में बदलाव देखते हैं, अपनी सोच में बदलाव देखते हैं, अपनी नॉलेज के अंदर आप देखते हैं कि मेरी नॉलेज इंक्रीज कर रही है और मेरा नंबर भी बढ़ रहे हैं, तो आप इस चैनल पर रहना, मेरे साथ रहना। दक्षिण बिंदु अंडमान सागर के निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित इंदिरा पॉइंट है। दक्षिण बिंदु देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये नदी, ये है लोहित, ये लोहित है और ये है किविथु। कि आपको जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार से लिखना है, बस आपको क्या करना है प्रकार से लिख लेना, भारत यहाँ पश्चिमी करके लिख लेना है, ठीक है, और यहाँ बिंदु लिख लेना है देती है देश को, और इसके आगे कर्क रेखा दो बराबर भागों में। अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे तो वहां क्या यहाँ पर कोई समुद्र है, देखना यहाँ पे ऊपर यहाँ कोई समुद्र है क्या, 1 डिग्री किसके बराबर है, 4 मिनट के बराबर है, तो 30 डिग्री बताना किसके बराबर हो जाएगा, 30 × 4 यानी कि कितना हो गया 120 मिनट। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप जब आप पढ़ते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसमें क्या क्या है आप देख लेंगे, कहाँ से गुजरेगा, ये गुजरात है, और देखो यहाँ छोटा सा पार्ट है ये वाला, ये गुजरात, यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा ये वाला, यहाँ से देखना ये मध्य प्रदेश है, यहाँ देखेंगे ये छत्तीसगढ़ है, देखना ये वाला ग्रीन राज्य हो गए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का ये भाग, और ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, इसके साथ हमारा बॉर्डर टच होता है। और उसी तरीका से आप पश्चिम में देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कितने राज्य भारत के हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश है, आप अपने एटलस में देखना, हिमाचल देखना है हमें। तो असत्य कथन पूछ रहा है, पहला देखना भारत देश उत्तरी गोलार्ध नदन हेमिस्फीयर में स्थित है, पहला वाला देखना। दूसरा देखना पंजाब, यस हिमाचल नहीं रखता, जम्मू कश्मीर पहले रखता था। तो हेलो फ्रेंड्स, हमने कल बात की थी ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन पर, और मैंने आपको कुछ टर्म कुछ कंसेप्ट्स समझाए थे कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना है, अगर आपको ज्योग्राफी को अच्छे से समझना है तो आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाला हूं, और आपको ये माने कि ज्योग्राफी में ठीक है कंसेप्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, लेकिन आपको ऐसी आधारभूत बातें हैं जो आपको जाननी ही होंगी। अगर आप अच्छा, दूसरा क्या है, आपको विषय जो है वो इंटरकनेक्टेड करके पढ़ना है। जितना भी विषय हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे आपकी ज्योग्राफी का हम किस प्रकार से IR में यूज़ करेंगे, इसी प्रकार से हम हिस्ट्री में किस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो विषय जो हैं उनको इंटरकनेक्टेड करके पढ़ना है, उनके अंदर इंटरकनेक्शन है। तो अगर आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस टाइम पर आपकी जो कनेक्टिविटी है, अगर आप विषयों को एक साथ लेकर के पढ़ते हैं और उनको जब आप आंसर कर रहे होते हैं तो रेफरेंस भी उसी प्रकार से लेते हैं, तब आपकी कॉपी जो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं वहां पर जो आपकी कॉपी है वो दूसरों से डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि आपने विषयों को इंटीग्रेटेड करके पढ़ा हुआ है, इसलिए आप डिफरेंट हो जाएंगे और आपको मार्क्स भी डिफरेंट मिलेंगे। तो हमने जो कल बात की थी, कुछ बेसिक बातें हमने कर ली थी, जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर हमने बात की थी, हमने कल स्टैंडर्ड टाइम पर बात की थी, कल हमने प्राइम मेरिडियन पर बात की थी, इंटरनेशनल डेट लाइन पर हमने बात की थी, और उसमें किस तरह के कंसेप्ट्स हैं कि अगर आप उत्तर की ओर आते हैं तो आपको कितना दिन लाभ हो जाएगा, और अगर आप वेस्ट की ओर जाते हैं तो कितना आपको जो है लॉस हो जाएगा, कितना दिन घट जाएगा, और इधर पूर्व की ओर आने में कितना दिन बढ़ जाएगा। हमने कल बात की थी कि दो देशांतर के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, दो लैटिट्यूड जो है यानी कि जो अक्षांश है उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी कितना होता है, जो बेसिक्स हैं कहीं वो मैंने बात कर ली थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है, इसी से आगे हम चलते हैं और देखते हैं लेक्चर 2 डे 2, और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इंडिया लोकेशन एंड एक्सटेंड, यानी कि भारत की
यहाँ पर आज का जो लेक्चर है इसका है भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसे हम कह सकते हैं इंडिया, लोकेशन एंड एक्सटेंट। इसको हम कह सकते हैं भारत की स्थिति और विस्तार, इंडियन लोकेशन यानी इंडिया लोकेशन एंड एक्सटेंट। आज हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। भारत विश्व में, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे, ग्लोब आप देखेंगे, तो भारत आपको नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूरे वर्ल्ड में आपको नॉर्थ ईस्ट की साइड में आपको दिखाई पड़ेगा इंडिया। मैं आपको कुछ मैप दिखाता हूँ, अगर मेरे पास कुछ है। हाँ, इस वाले से आप देख सकते हैं। अगर ये आपका प्राइम मेरिडियन है, आप ये देखते हैं, ये प्राइम मेरिडियन है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है। अगर आप इसमें ये देखते हैं, ये वाला स्थिति देखना आप, ये वाला स्थिति जब आप जाएंगे तो ये कौन सा है? ये तो नॉर्थ है। ये क्या है? ये ईस्ट है। ये क्या है? ये वेस्ट है। और ये क्या है? साउथ है। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जाएगा वो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। तो जो भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ है? ये है यहाँ पर। तो भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ है? यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ग्लोब पर देखते हैं तो भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है वर्ल्ड के मैप पर। अब हम देखते हैं कि जो भारत का जो विस्तार है, भारत का जो विस्तार है वो कितना है? आप देखना एक बार, यहाँ पर आते हैं, पहला पॉइंट देखेंगे। भारत का जो विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये कितना है? ये नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी क्या है? नॉर्थ। दूसरा क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, और ये क्या है? ईस्ट। अब आपने देखा कि जो भारत का नॉर्थ और ईस्ट विस्तार है, यानी कि नॉर्थ है तो वो नॉर्थ नॉर्थ है, और जो ईस्ट है वो ईस्ट है। मतलब इसका क्या हुआ? आप पूरा जो भारत है, अब आप देखना इस वाले में, पूरा भारत कहाँ है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत को हम यहां से ऐसे देखते हैं, अगर हम भारत का यहां से देखते हैं और ये वाला देखते हैं, इसका मतलब ये है कि भारत नॉर्थ नॉर्थ के बीच है और ईस्ट ईस्ट के बीच है। अगर भारत की स्थिति यहां से होती, सपोज करो भारत यहां पर होता कहीं पे इस तरीका से, तो इसका मतलब क्या होता कि नॉर्थ में होता पॉइंट और साउथ में भी होता, क्योंकि देखो ये इक्वेटर से इधर आ गए, यहाँ पर साउथ में होता, इधर भी क्या होता, यहाँ पर सिर्फ ईस्ट ईस्ट में होता। देखना यहाँ ईस्ट है सिर्फ, तो ईस्ट ईस्ट में ही होता, यानी कि जो उसका जो लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है वो हो जाता क्या? नॉर्थ और साउथ, और जो लैटिट्यूडनल है वो क्या हो जाता है? ईस्ट ईस्ट। अगर इंडिया यहाँ पर होता, एक और यहाँ पर देख लेते हैं, अगर इंडिया यहाँ पर होता तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है वो नॉर्थ और साउथ होता, और जो इसका लैटिट्यूडनल विस्तार है वो भी क्या हो जाता? वेस्ट और ईस्ट हो जाता। समझ रहे हैं आप? ये बात समझ गए आप? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका विस्तार में आप देखते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मैंने कल आपको ये जो नॉर्थ है क्या है यहाँ पे? नॉर्थ वाला ये वाला क्या है? ये तो ये क्या है आपका? लैटिट्यूडनल विस्तार हो गया, लैटिट्यूडनल। और ये वाला देखना 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट में हम किसको नापते थे? याद आ गया आपको? यानी कि लॉन्गिट्यूडनल विस्तार, उनके बीच का जो डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भारत का जो विस्तार है वो कितना है, ये आपको याद रखना है। नॉर्थ में देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, और अगर आप ईस्ट में देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये ईस्ट में है। समझ गए आप? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे आपका कुछ आप बातें लिखते हुए चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरी क्लास का पहला रूल यही है कि आपको कॉपी पेंसिल लेकर के बैठना है, सीरियस होकर के बैठना है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप तैयारी करें, प्राइम क्लासेस आप करें, अगर आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको मैं इतना बता देता हूं कि जितना मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं आपको, जो मैंने 360 डेज के अंदर बोला है 100% सिलेबस जो मैं यहाँ कवर करा दूंगा,
उससे ज्यादा कोई नहीं कराने वाला, और उससे बाहर पेपर में कुछ आने भी वाला नहीं है। जो आज मैं बोल रहा हूं इसका क्लिप निकाल कर रख लेना। आप जब भी एग्जाम देंगे, इतना जो मैं करा रहा हूं, और यहां पर मैं जैसा कि आपको बताया है कि किसी लाभ के लिए नहीं, ये मेरे मन की इच्छा है कि मैं यूपीएससी के एस्पायरेंट के लिए कुछ ऐसा करूं ताकि उन्हें ये उनके पास एक विकल्प हो कि नहीं यार, यहां से मैं संपूर्ण तैयारी, सिर्फ ज्योग्राफी की ही नहीं, सिर्फ हिस्ट्री की ही नहीं, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर की ही नहीं, सिर्फ एनवायरमेंट की ही नहीं, बल्कि टोटल तैयारी, सारे सब्जेक्ट्स जितना भी सिलेबस में दिया है, सारी की सारी तैयारी एक सिस्टमेटिक वे में, लेक्चर बाय लेक्चर, यूनिट बाय यूनिट आपको करना है। तो आपको ध्यान रख लेना है, ये पढ़ने के बाद में पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। इतनी बड़ी जिम्मेवारी मैं खुद ले रहा हूं, और ये क्लिप निकाल कर रख लेना। जितना यहां पे करा दूंगा 360 डेज का मैंने आपसे बोला है, और पहला लेक्चर कल आ गया है, ये डेट लिख कर रख लेना, और 360 डेज जब हो जाए तो उसमें आप देख लेना, जो मैंने बोला है, जो मैंने आपसे प्रॉमिस की है, वो पूरी करना है मुझे। और इसके बाद में मैं दुनिया की तरह नहीं बोलता, मैं इतना यहां पे करा दूंगा कि उसके बाद आपको कोई भी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा यह है कि पेपर में इससे बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि चेक कैसे करेंगे आप चेक कैसे करेंगे कि आपका जो नॉलेज है वो किस तरीका से बढ़ रहा है और आप वही सही ट्रैक पे हैं। उसके लिए है टेस्ट सीरीज, कोचिंग की टेस्ट सीरीज। आप देखेंगे कि सारे कोचिंग्स की जो टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज निकाल लेना 3 मंथ के बाद में, मैंने 3 मंथ आपसे बोल दिया, 3 मंथ के बाद में कोई भी टेस्ट सीरीज निकाल लेना, और वो टेस्ट सीरीज आप लगा कर देखना। मैं भी 360 डेज की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 90 डेज का पहला आप टाइम दें। 90 डेज तक जो मैंने बोला है उसी तरीका से फॉलो करें, और उसे फॉलो करने के बाद में आप अपनी कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगाना, और उसमें अपना परफॉर्मेंस आज लगा लेना जो कल था आपका, और उस 90 दिन के बाद में आप लगा लेना। अगर नंबर बढ़ते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ही इस चैनल पर रहना, नहीं बाकी तो आप स्वतंत्र है जाने के लिए, कोई परेशानी है। मैं किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। बस एक चीज है जो मेरे मन में थी, जो मेरे मन की बात थी कि कुछ इस तरीका से करना है यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए कि उन्हें एक चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएं, इंटरकनेक्टेड होकर के मिल जाएं, और एक जिम्मेवारी के साथ मिल जाए कि कोई बंदा ये कह दे कि भाई जो मैं करा रहा हूं उससे पेपर में उससे बाहर नहीं आएगा। और बाद में भी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स समझ गए आप, सब्जेक्ट्स जर्नल स्टडी के अंदर प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो अब आपसे मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप जो मैंने बोला है कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठना है अपने साथ में, और जितना मैं बताता जाऊं वो सारा का सारा नोट्स करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, ऑलरेडी सारे लेक्चर पड़े हुए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, एक से लेकर के पूरा एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी वाली प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चर देख लेना। और अगर उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप मेरे तरीका से चले। 90 डेज पहले मुझे दें, अभी एक टेस्ट सीरीज निकाल के आप लगा लेना, और 90 डेज के बाद में लगा लेना, तो आप समझ जाएंगे। अगर नंबर बढ़ते हैं, अपने आप में बदलाव देखते हैं, अपनी सोच में बदलाव देखते हैं, अपनी नॉलेज के अंदर आप देखते हैं कि मेरी नॉलेज इंक्रीज कर रही है और मेरा नंबर भी बढ़ रहे हैं, तो आप इस चैनल पर रहना, मेरे साथ रहना। बाकी आप स्वतंत्र जाने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे बोला है, ये मेरी अपनी मन की थी कि मुझे कुछ ऐसा प्रोवाइड कराना है ताकि यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए अगर किसी में पैसे भी नहीं है तो वो भी एक सिस्टमेटिक वे में लेक्चर टू लेक्चर, जैसे प्राइम कोर्स होते हैं उसी तरह, और नहीं भी होते हैं, और जिम्मेवारी भी नहीं होती। मैं जिम्मेवारी लेकर के आपसे बोल रहा हूं कि जितना करा दूंगा उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये गारंटी है, और ये मेरी अपनी जिम्मेवारी है। आप इसे एक फेथ के साथ में फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल इसे उसी तरीका से, क्योंकि मैंने ऐसा बोल दिया है। आप वो करें, 90 दिन का टाइम दें, और 90 दिन के बाद में अपने आप को टेस्ट करते रहे, और टाइम टू टाइम मैं तो बताता ही रहूंगा कि किस तरीका से अपने आप को और टेस्ट करना है। ठीक है, तब आप कॉपी का पेंसिल आपने ले ली होंगी और आप बैठ गए होंगे, और मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट करते हुए चलना है। मैं यहाँ पर आपको पहले भी मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, क्योंकि पीडीएफ का ढेर लगता चला जाएगा, उन्हें आप सेव करके रख लेंगे, कुछ होना नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो अपनी कॉपी में आप नोट कर लें, और वहीं पे आप अपडेट करते हुए चलेंगे आगे भी, जब भी हम कुछ अपडेट लेकर के आएंगे। समझ गए आप? तो आप इसमें नोट करेंगे, अब आप नोट करेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है। कैसे? जैसे कि आपने ये लिख लिया है, या तो आप इस तरीका से 1 2 3 4 इस तरीका से लिख लें, या फिर इस तरीका के बुलेट पॉइंट्स बना लेना है, इस तरीका के बुलेट पॉइंट्स, या स्टार बना लेना है इस तरीका से। ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार जो भी हो आप वो कर लेना है। ये लिखते हुए आपको चलना है, या 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो आपको बना लेना है, लिखना है। लिखेंगे आप, लिखना भारत, पहला लिख लेना भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित, भारत
उत्तरी गोलार्ध में स्थित दक्षिण एशिया का भाग है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित दक्षिण एशिया का भाग है। नेक्स्ट देखेंगे, समझ गए आप, दक्षिण एशिया का भाग है, कौन से के लिए बोल रहा है वो देखना है यहाँ पे आप। ये है, ये दक्षिण एशिया है। यदि आप गोल देखेंगे पूरा, ये भाग क्या है, सारा दक्षिण एशिया है, ये मत लेना, ये पूरा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, दक्षिण एशिया है ये पूरा। तो भारत को जो है वो किसमें माना गया है, भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ में वो दक्षिण एशिया का भाग है। एशिया को भी उन्होंने उत्तर और दक्षिण में बांट दिया है, तो उत्तर वाला अलग है और दक्षिण वाला अलग, तो दक्षिण एशिया का भाग है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट लिखना आप, भारत, ये वाला लिख लेना। भारत की स्थिति, पहला वाला जो पॉइंट है क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, तथा 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, जो लगभग 30 डिग्री दूर, जो लगभग 30 डिग्री दूर अक्षांशीय और देशांतरीय सीमाओं के बीच फैला है, जो लगभग 30 डिग्री दूर अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के बीच फैला है। देखना नेक्स्ट पॉइंट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, कल बताया था ये वाला पॉइंट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर देती है। आपको पता चल गया, ये वाला जो हमने कल पढ़ाया था, यहाँ पे देखना, यहाँ से देखेंगे, ये कर्क रेखा है, ये वाला, ये भारत से गुजर कर जाती है। भारत के कितने स्टेट से गुजरती है, ये 8 स्टेट से गुजरती है, मैं आपको लिखा दूंगा, वैसे 8 स्टेट से गुजरती है। देखना ये वाला यहाँ से दिख रहा होगा, वैसे है तो थोड़ा सा धुंधला टाइप हो रहा है ये। तो ये भारत को कितने भागों में बांट रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो 23.5 डिग्री का जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। नेक्स्ट करेंगे, भारत मुख्य भूमि का विस्तार, लिखना, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इसको और भी बुलेट उसमें बनाना चाहते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको बोला है, तो नॉर्थ लिख लेना, जैसे उत्तर में कहां पर है, कश्मीर, और साउथ में आपको लिख लेना है कन्याकुमारी। और इसी तरीका से ईस्ट में लिख लेना है आपको अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में आपको लिख लेना है गुजरात। वेस्ट में लिख लेना है आपको गुजरात। तो ये हो गया इसका विस्तार। तो आप ऐसे पॉइंट में ना लिख करके इस तरीका से भी आप अपने, जिसमें आप समझ जाए, मैं आपसे बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, आप अपनी सुविधा अनुसार जो आप समझ जाएं, सेंटेंस तो बना लेंगे बाद में भी, लेकिन जो मेन कीवर्ड है वो आपको याद रखना है, और वो उसी का नोट्स आपको बना लेना है। नोट्स सिर्फ कीवर्ड्स का बनाना है आपको। नेक्स्ट लिखना आप, सबसे उत्तरी बिंदु काराकोरम पर्वतमाला के पूर्वी भाग में अवस्थित सियाचिन ग्लेशियर का इंद्राकोल है। सबसे उत्तरी बिंदु काराकोरम पर्वतमाला, ये मैं कराऊंगा आगे, काराकोरम पर्वतमाला के पूर्वी भाग में अवस्थित सियाचिन ग्लेशियर का इंद्राकोल है। सियाचिन ग्लेशियर वहां पर क्या है, इंद्राकोल पॉइंट है, मैं भी दिखाऊंगा आपको मैप में। और दक्षिण बिंदु अंडमान सागर के निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित इंदिरा पॉइंट है। दक्षिण बिंदु
देखना, दक्षिण बिंदु अंडमान सागर के निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित इंदिरा पॉइंट है, अवस्थित इंदिरा पॉइंट है। देखना इसका कोई मैप, देखना ये वाला पॉइंट है, ये क्या है हमारा इंदिरा पॉइंट। तो ये है अंडमान निकोबार, ये पॉइंट वैसे में समझ लेना, ये अलग है, ये है इंदिरा पॉइंट, ये लोकेशन है, ये वाला लोकेशन है, ये तो वैसे ही लिखा हुआ। तो ये है इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे भारत का सबसे उत्तरी और सबसे पश्चिमी, यानी कि सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछता है तो आपको ये बताना। लेकिन अगर आपसे भारत का सबसे उत्तरी, तो वही रहना है, लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आपको पूछता है कि वो मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, वो है कन्याकुमारी, ये वाला है। ठीक है, कि यदि मेनलैंड से जुड़ा हुआ पूछता है तो ये आप देख लेना कि वो प्रश्न किस प्रकार से पूछता है। तो वो अगर आपसे पूछता है कि मुख्य भूमि से, तो फिर ये आ जाएगा कन्याकुमारी वाला, और नहीं तो फिर ये आएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है, जो कि मैंने बता दिया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर में निकोबार द्वीप समूह की अवस्थित इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखना, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित छोटा सा शहर, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित, अब हम दक्षिण और पूर्व की बात करेंगे, तो पूर्व की हम बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित छोटा सा शहर किबिथु, छोटा सा शहर किबिथु, किबिथु लिख लेंगे, किबिथु लिख लेंगे, छोटा सा शहर किबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में एक है किबिथु, जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है। लोहित नदी किबिथु से भारत में प्रवेश करती है, लोहित नदी किबिथु से भारत में प्रवेश करती है। देखेंगे इसे एक बार, देखना किबिथु, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये नदी, ये है लोहित, ये लोहित है, और ये है किबिथु। तो किबिथु से आप देख रहे हैं ये वाली नदी जो है, यही है लोहित रिवर। तो लोहित रिवर जो है वो प्रवेश करती है, और किबिथु आपका इसका भी थोड़ा सा देख लेना। किबिथु को हम स्पेल्ड ए किबिथु विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है ये, ठीक है। तो अब देख लेंगे इसे का, समझ गए आप। तो किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और आपने देखा वहां से किस प्रकार से आपकी जो रिवर है वो निकलती है, और इस नदी, ये जो रिवर है इसका नाम क्या है, लोहित नदी। आपने देखा होगा वहां पे लोहित नदी किबिथु के से ही भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखना, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, देखना भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, और मैंने आपको बता दिया है कि आपको जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार से लिखना है, वैसे आपको क्या करना है, प्रकार से लिख लेना, भारत यहाँ पश्चिमी करके लिख लेना है, ठीक है, और यहाँ बिंदु लिख लेना है, और इसके आगे लिख लेना है जो मैं बोल रहा हूँ। इस तरीका से आप लिख सकते हैं, इसी तरीका से आप लिख सकते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के, और गुजरात लिख करके उसके कोष्ठ में लिख लेना है, ठीक है, और इसी के कोष्ठ में लिख लेना है गुजरात के लिखना, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छोटा सा गांव घुमार, घुमार मोती, नाम क्या है इसका, घुमार मोती, घुमार मोती, एक छोटा सा गांव है घुमार मोती है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु देख लिया, और सबसे पूर्वी बिंदु देख लिया, सबसे अपना नॉर्थ वाला भी देख लिया, और सबसे साउथ वाला भी आपने देख लिया। देखेंगे आप, नेक्स्ट लिखना, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का विस्तार, उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर है। कितना है, नॉर्थ इस तरीका से आपको लिख लेना है, नॉर्थ यहाँ पे है और साउथ यहाँ पे है, इसका है 3214 किलोमीटर।
ये है। नेक्स्ट लिखना, और इसका पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार, इसका पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार 2933 कितना है। वेस्ट से ईस्ट की ओर विस्तार हम देखेंगे तो 2933 किलोमीटर, तो 33 किलोमीटर, समझ गए आप, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट अक्षांश, तो ये कल आ गए हैं अक्षांश, और ये अब आप देख लेना इसको, के लिए मैंने कल इसके ऊपर लिया था लेक्चर। अक्षांश समदूरस्थ होते हैं, कल बताया मैंने, अक्षांश समदूरस्थ होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। लिखना है, जैसे आपको लिख लेना है, अक्षांश, दो अक्षांश और बीच की दूरी 111 किलोमीटर। बस शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं, और नोट्स ऐसे पॉइंट लगा करके आप इस तरीके से लिख लिया, एक पॉइंट प्लस लगा के, फिर दूसरा पॉइंट प्लस लगा करके, तीसरा पॉइंट प्लस लगा करके, कि बाद में आप इससे एक अच्छा सा सेंटेंस, अच्छा सा एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। आपको इसी तरीका से प्लस प्लस लगा करके चलना है, और एक अच्छा सा एक आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और वो कंटेंट भी कैसा होना चाहिए जिसके अंदर इंटीग्रेशन हो, यानी कि विषयों का सम्मिलन होना चाहिए, सम्मिलित होने चाहिए, बहुत सारी बातें उसमें सम्मिलित हो, ताकि डाइवर्सिटी दिखे, आपके आंसर राइटिंग अलग दिखे दूसरे से, समझ गए आप। तो लिखना है, तो जैसे मैं तो विस्तार से बोल रहा हूं, तो आपको पॉइंट पॉइंट में जाकर के लिख लेना है। लिखना, मूलतः देशांतर रेखाएं, नेक्स्ट पॉइंट में है, या प्लस करके अभी आप लिख सकते हैं, मूलतः देशांतर रेखाओं की लंबाई, मूलतः देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखा समझ रहे हैं आप, ये वाली देशांतर होती है, ये इस तरीका से जो आती हैं, ये देशांतर है, ये सब क्या है, ये हमारे लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है, ठीक है। और इस तरीका से जो अर्थ के अंदर बनते हैं, यानी कि ये जो है इस तरीका से, ये क्या है हमारे लैटिट्यूड, ये है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, यानी कि ये क्या है हमारे अक्षांश, ठीक है। तो लिखना, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये समानांतर नहीं होती, समान होती है लेकिन ये समानांतर नहीं होती। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो इनके बीच की दूरी, के बीच की दूरी कम होती जाती है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। दो देशांतरों के बीच की औसत दूरी 100 किलोमीटर होती है। औसत दूरी की हम बात कर रहे हैं, तो जो ये दो देशांतर हैं, जैसे ये वाला है, एक इसका जो बीच की दूरी है कितना है 100, या फिर 118 भी लिख सकते हैं आप, 100 लिख सकते हैं, या वो औसत दूरी दिखा रहा है, लेकिन जो दूरी है वो कितना आता है 111 किलोमीटर ही है, ठीक है। देखना आगे, दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घट जाती है, बता दिया, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी अगर आप ध्रुवों की ओर भी जा रहे हैं तो समान रहती है, लेकिन दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो समान रहती है, लेकिन देशांतरों के जो बीच की दूरी है वो कम हो जाती है, समझ गए आप। नेक्स्ट लिखना, देश का दक्षिण भाग, देश का दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, देश का दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और देश का उत्तरी भाग, और देश का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या गर्म शीतोष्ण क्षेत्र, कोई सा भी आप लिख लेना। ये मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, जब पढ़ाऊंगा क्लाइमेटोलॉजी और ये सब, ये सारा कवर हो जाएगा, अभी मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा ऐसा क्यों। देश का दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय
क्षेत्र और देश का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय या फिर गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। अब आप इसे समझ लें पहले। जो देश का उत्तरी भाग है, जो देश का उत्तरी भाग है वह उष्ण कटिबंधीय या गर्म शीतोष्ण, यानी गर्म भी है और शीत भी है, और जबकि उत्तरी दक्षिणी जो भाग है वो उष्ण कटिबंधीय क्यों है। देखना एक बार आप, अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंडिया का मैप आप देखना एक बार, ये मैप है आप इंडिया का, ये मैप है, ये क्या है यहाँ पे, ये समुद्र है, देखना यहाँ से ये सब समुद्र है सर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि तीन साइड से हम समुद्र से घिरे हैं, तीन साइड से किससे घिरे हैं, समुद्र से। ये क्या है, समुद्र है। अब यहां से आपको पता है ये है आपका गुजरात, राजस्थान, यहां से क्या है वो अभी आपने पीछे देखा है कि जो कर्क रेखा है वो लगभग दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है देश को। कर्क रेखा दो बराबर भागों में। अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे तो वहां क्या, यहाँ पर कोई समुद्र है, देखना यहाँ पे ऊपर, यहाँ कोई समुद्र है क्या, नहीं, यहाँ लैंड है, यहाँ क्या है, ये सब लैंड है, जमीन है। अब आप यहां से देखेंगे ये समुद्र है, आपको पता है कि जो समुद्र है उसके अंदर पानी, पानी जल्दी से क्या होता है, ना तो गर्म होता है ना जल्दी से ठंडा होता है। जो समुद्र है उसका एक टेम्परेचर है, वाटर का एक टेम्परेचर है। अगर सर्दी भी आती है तो वहां का जो टेम्परेचर है वो एक मिनिमम टेम्परेचर बना रहेगा। साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया का यहाँ पे क्योंकि ये पानी है इसका एक अपना टेम्परेचर है, आपको पता है समुद्र के पानी का टेम्परेचर एक है, और यहाँ पर ये टेम्परेचर बना रहता है। क्यों, जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे वहां हम पढ़ाएंगे जो समुद्री धाराएं होती हैं, समुद्री धाराएं होती हैं जो ठंडे प्रदेशों में गर्म जलधारा और गर्म प्रदेशों में ठंडी जलधाराओं का जो आवागमन है वो होता रहता है, जिसे हम बोलते हैं गियर्स। तो गियर्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, समुद्र की जो धारा है वो समुद्र के ऊपर और नीचे दोनों साइड में चलती हैं। समझ गए आप, ये आगे बड़े कंसेप्ट है, हम ये समझेंगे, बस अभी आप इतना समझ लें कि ऐसा है क्यों। इसलिए है क्योंकि साउथ इंडिया में समुद्र से लगी हुई तीन साइड हैं और नॉर्थ इंडिया में लैंड मास ज्यादा है। इसकी वजह से ये जो विस्तार आप ये जो देख रहे हैं कि नॉर्थ में आपको गर्म शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय और जो साउथ में आपको उष्ण कटिबंधीय टाइप का जो एक क्लाइमेट है वो पाया जाता है। बस अभी इतना समझ लें, बाकी तो हम आगे विस्तार से इसे समझाने वाले हैं, वो हम जब देखेंगे। नेक्स्ट आप लिखना, नेक्स्ट देखना, देशांतरों के बीच 30 डिग्री के अंतर या भिन्नता के कारण, लिखना, देशांतरों के बीच 30 डिग्री के अंतर या भिन्नता के कारण देश का सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी भाग के बीच लगभग 2 घंटे का समय का अंतर होता है। 2 घंटे के समय का अंतर होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता रहा था, आप ये समझे पहले, ये सब आपको समझ आ जाएगा। जब एक क्लॉक जो होती है, क्लॉक, तो जो पूरा ये घेरा है ये कितना कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। और क्योंकि ये घेरा है 360 के बराबर और इसमें टाइम कितना है, टाइम कितना है, 24 आवर्स है, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहां डिग्री निकालना चाहते हैं कि कितने डिग्री में कितने मिनट का टाइम होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे इसे, 360 डिग्री इक्वल टू, ये 24 आवर्स है, अगर हम इनको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट कर लेंगे, और 60 मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड में तो कितना हो जाएगा, सेकंड में ही देख लेते हैं या मिनट में देख लेंगे, चलो पहले एक बार मिनट में देख लेते हैं फिर देखेंगे। समझ गए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 डिग्री बराबर 24 ये क्या है अभी, मिनट है, 24 मिनट है। अब 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बोलना, 24/6, ये भी क्या है, मिनट है। अगर हम इससे इसे क्रॉस करते हैं तो 4, यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आ जाएगा। समझ गए आप ये वाली बात। अगर देशांतर के बीच में, मैंने कल आपको बताया था कि एक देश में
बहुत सारे टाइम जोन हो सकते हैं, लेकिन उस देश में एक शर्त होनी चाहिए। क्या शर्त है? कि उसका जो लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है वो ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए। अगर आपका विस्तार ईस्ट टू वेस्ट होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो टाइम जोन है, मैंने आपको बताया कि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो टाइम के लिए होते हैं। शुरू वाला जो पहला वाला लेक्चर देखेंगे, शुरू में मैंने बताया था कि लैटिट्यूड क्यों खींचे जाते हैं, लॉन्गिट्यूड, उनका मेन कारण क्या है वो मैंने आपको बताया था। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेन उद्देश्य है वो आपको बताया था मैंने। तो वहां मैंने बताया कि जो लॉन्गिट्यूड है वो टाइम के लिए खींचे जाते हैं, टाइम के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। अगर आप उनका जो देखेंगे कि वो ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, उनके बीच की जो दूरी है वो कहां से मापते हैं, मेजर कैसे करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं। तो ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, इसका मतलब है जिस देश का विस्तार ईस्ट टू वेस्ट है वहां बहुत सारे टाइम जोन होंगे, हाँ बहुत सारे टाइम जोन होंगे। आप आजादी से पहले देखेंगे तो भारत के अंदर भी कितने थे? 3 टाइम जोन्स थे, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, ये थे। लेकिन बाद में मद्रास का टाइम जोन तो मिक्स कर दिया गया, क्योंकि जो मानक समय है, मानक समय रेखा जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो जाती है कहां से? वो नैनी, इलाहाबाद, समझ रहे हैं आप, मिर्जापुर, और अगर वो जाएगी तो नीचे आप देखेंगे वो मद्रास के निकट से निकलेगी। अगर वो मद्रास के निकट से निकलेगी तो मद्रास वाला टाइम तो उसमें मर्ज हो जाएगा। लेकिन बहुत टाइम तक, आजादी के 1955 तक, शायद 1955 तक, जो हमारा मुंबई और कलकत्ता वाला जो टाइम था वो दोनों के दोनों कैसे रहे? वो अलग अलग रहे थे, यानी कि 2 टाइम जोन्स रहे थे। लेकिन अभी फिर दोबारा से भारत के अंदर ये मांग उठ रही है कि नहीं, हमें अलग से टाइम जोन बनाने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए जल्दी से टाइम अलग से बना देने चाहिए। क्यों बना देने चाहिए? क्या? ताकि हम डे लाइट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें, डे लाइट सेविंग बोलते हैं उसे। तो डे लाइट का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। क्यों? क्योंकि आपने देखा 30 डिग्री का जो अंतर है, किसका? देशांतर के बीच में, जो मैंने अभी पॉइंट आपको लिखवाया है कि लॉन्गिट्यूडनल के बीच में 30 डिग्री का अंतर है इंडिया के अंदर। यहाँ भारत देखेंगे, ये भारत है अपना, तो जो यहाँ से आप देखें, कोई मैं मैप दिखाता हूँ, कोई देखना, ये वाला, ये है, ये मिर्जापुर से जा रही है, देखना एक बार, ये वाली लाइन देखना, मिर्जापुर से जा रही है हमारा, ये है, ये 5.5 घंटे आगे है। उसी तरीका से, इस तरीका से हो सकते हैं आधा, यानी कि, तो इस तरीका से वो कहते हैं कि यहाँ का जो टाइम है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है और गुजरात का जो टाइम है, उन दोनों के बीच में, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है उसके बीच में 30 डिग्री का अंतर है। और तो 30 डिग्री है, किसके बराबर होगा बताना आप? अभी मैंने आपको यहाँ बताया है, ये वाला 1 डिग्री किसके बराबर है? 4 मिनट के बराबर है। तो 30 डिग्री बताना किसके बराबर हो जाएगा? 30 × 4, यानी कि कितना हो गया? 120 मिनट, 120 मिनट के बराबर हो जाएगा। और 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं आपको पता है? स्वाभाविक सी बात है, 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं 120 मिनट में। तो इसका मतलब है 30 डिग्री, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच, यानी कि जो व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश के अंदर है वो और एक व्यक्ति जो गुजरात के अंदर है, दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का जो टाइम है, यानी कि जो डे हम सेव कर सकते थे, वो हमने नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग से टाइम जोन बना देते हैं और भारत के अंदर 2 टाइम जोन या 3 टाइम जोन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैनेज करने में तो प्रॉब्लम होगा, ये मानने की बात है। लेकिन फायदा भी होगा, आपका जो टाइम है वो बचेगा और आपकी जो लाइट्स है उसकी सेविंग होगी। ये डिबेट का विषय मैं आगे इससे कराऊंगा, जब हम कराएंगे कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। पेपर में प्रश्न भी इससे आया था एक बार, तो वो भी हम देखेंगे मेंस के अंदर, ठीक है। देखना, किसी भी जटिलता से बचने के लिए, किसी भी जटिलता से बचने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक यामियोत्तर के रूप में, भारतीय मानक यामियोत्तर के रूप में, भारतीय मानक समय के रूप में चुना गया। अब 22.5 डिग्री में कितने का अंतर होगा मैं दिखा देंगे, इसी से आप निकाल लेना। देशांतर के बीच भारतीय मानक यामियोत्तर के रूप में चुना गया। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे निर्धारित किया गया है। आप देखना ये कितना है? 30 मिनट है। ये कितना है? 30 मिनट। आपको देखा है, आपको मैं इसे दिखाई देता हूँ। ग्रीनविच आपको मैंने दिखाया था जो लंदन के बीच है, यानी कि यूके के बीच से वो आ रहा है सीधा। कल मैंने 0 डिग्री आपको दिखाया था, वो सीधा जो आ रहा है किन किन देशों से गुजर करता है वो भी मैंने आपको लिखवाया था कल। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो समय है वो उस ग्रीनविच से कितना आगे है, उस ग्रीनविच से कितना आगे है हमारा? 5.5 घंटे, यानी कि डिग्री में देखते हैं तो 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ये है। आप अब देखेंगे पहले 1 डिग्री किसके बराबर है? 4 मिनट के बराबर है।
82 डिग्री किसके बराबर हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाई 82, 300। आप समझ गए ना? तो इसमें कितना हो गया? 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री, क्योंकि ये आधा डिग्री है ही ना, ये वाला भी, ये भी आप देख लेना एक बार, ये है आधा डिग्री। तो ये 1 डिग्री में कितना है? 4 है। तो 2 डिग्री में कितना, आधा डिग्री में कितना हो जाएगा? 2 मिनट और हो जाएगा, 2 मिनट और हो जाएगा। तो ये मिनट ही ऐड करना है, इसमें भी मिनट ही ऐड कर लेना है। तो आधा डिग्री का ये भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये वाला, और आधा डिग्री भी कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 मिनट और आ जाएगा। ये टोटल जुड़ के कितना आ जाएगा? 330 मिनट। और आपको पता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, 5 घंटा में 300 और बच गई वो आधा घंटा, यानी कि 5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट निकालना आ गया आपसे। इस तरीका से इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे आते हैं तो वो, ठीक है। तो ये समझ गए आप ये वाला पॉइंट। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट लिखना है आगे। भारत दुनिया के भूगोल क्षेत्र का 2.4% है। भारत के पास, अगर हम पूरे वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है उसे 100% मानते हैं, तो उसमें से 2.4%, अगर हम विश्व का पूरा, अगर विश्व के पास में, यदि विश्व के पास 100% एरिया है, तो भारत के पास कितना है उसमें से? 2.4%। इसका 2.4% भारत के पास है। समझ गए आप? आगे लिखना, कुल, इसमें कुल 3.28 मिलियन, इसमें लिखना, इसमें कुल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। इसमें 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। और आप जब एरिया की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना, उसमें हम लंबाई और चौड़ाई दोनों लेते हैं। एरिया में हम एरिया क्या लेते हैं? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी कि लेंथ एंड विड्थ, दोनों ही लेकर के चलते हैं। ध्यान रख लेना आप, अगर हम भारत का एरिया निकालते हैं तो हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। समझ गए आप? चलते हैं नेक्स्ट लिखना आप। भारत में 7,516.6 मिलियन, भारत में 7,516.6 किलोमीटर समुद्री तटीय सीमा में, आप ब्रैकेट में लिख लेना, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप और अरब सागर तट, लक्षद्वीप में समेत, यानी कि हम सारा शामिल कर लेते हैं कि जो टोटल है भारत के पास में, इसमें हमारे अपतटीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र सारे शामिल है, यानी कि जो हमारा लैंड मास है उससे टच है या थोड़े अलग है, जैसे लक्षद्वीप थोड़ा सा अलग है और अंडमान निकोबार है, तो वो क्या है, थोड़ा लैंड मास से हमारा अलग है, लेकिन उन्हें भी हम सम्मिलित करते हैं। तो 7516.6 किलोमीटर समुद्री तटीय सीमा लगा करके हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, जिसमें क्या है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप, दोनों को, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को शामिल कर लेते हैं। तो 7516.6 किलोमीटर आता है। नेक्स्ट देखना, भारत की मुख्य भूमि का समुद्र तट 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि का यानी कि लैंड की बात हम कर रहे हैं। भारत की मुख्य भूमि का समुद्र तट 6100 किलोमीटर है। आगे लिखेंगे, भारत में लगभग 15,200 किलोमीटर की स्थल सीमा है। भारत के पास कितनी स्थल सीमा है? भारत में लगभग 15,200 किलोमीटर की स्थल सीमा है। और मुख्य भूमि का समुद्र सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर है, और इसमें भारत में लगभग 15,200 किलोमीटर का स्थल सीमा है। नेक्स्ट लिखना, भारत का बड़ा आकार, बड़े भौतिक विविधता, लिखना, भारत का विशाल आकार या बड़े आकार
और भौतिक विविधता से संपन्न और भौतिक और भौतिक विविधता से संपन्न भारत में महान हिमालय, उत्तर पूर्व में वनाच्छादित पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में वनाच्छादित पहाड़ियां ऐसे लिखेंगे, भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां, दक्षिण में प्रायद्वीप पठार, दक्षिण में प्रायद्वीप या पठार, और पश्चिम में मरुस्थल का विस्तार रेतीला है। समझ गए आप? यानी कि जो हमारा भौतिक जो विविधता है हमारे पास में, एक बड़ा आकार है हमारे पास में, महान हिमालय है नॉर्थ में, और ईस्ट में हमारे पास में वन आच्छादित पहाड़ियां हैं, और वेस्ट में हमारे पास में मरुस्थल है, एक विशाल मरुस्थल है। नेक्स्ट लिखना, हिमालय के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, हिमालय के, ये सारा हम कराने वाले हैं आगे लेक्चर्स में, अभी आप इतना लिखें। भारत में हिमालय के उत्तर लिखना, हिमालय के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, उत्तर पश्चिम का समझ गए आप, ये वाला है उत्तर पश्चिम। अगर हम यहाँ से ऐसा देखते हैं तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और सुलेमान श्रेणियां, हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, और हिंदू कुश का मतलब जानेंगे तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे, मैं आगे कभी इस पर चर्चा करूंगा ये हिंदू कुश का मतलब क्या है, और बड़ा डेरोगेटरी वर्ड है ये, लेकिन देखेंगे इसे आगे, ठीक है। अभी आप लिख लें हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में महान हिंद महासागर है। यह पूरा क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप नामक भौगोलिक इकाई बनाता है। यह पूरा क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप नामक भौगोलिक इकाई बनाता है। नेक्स्ट लिखना, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप जब आप पढ़ते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसमें क्या क्या है आप देख लेंगे एक बार। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और भारत की मुख्य भूमि जैसे देश शामिल हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश हैं, तो ये भी आ जाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक बड़ा ही वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं बताना, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और श्रीलंका को भी हम ले लेते हैं, मालदीव को भी हम ले लेते हैं, बांग्लादेश को भी हम, वो तो कह रहे वो उसमें उत्तराखंड भारत का पार्ट है, ठीक है। ये सारा है, आगे देखना। नेक्स्ट लिखना, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से, जो मैंने आपको बताया था कि करक रेखा लिखना, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 गुजरात, दिखा दूंगा मैप में भी इसे, गुजरात, राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम, इसका मतलब है कि कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें आपके पास एक मैप शायद मेरे पास था, देख लेते हैं, वाला मैप देख लेना एक बार। यहाँ से आपको गुजरेगा, ये देखना, ये है गुजरात, यहाँ से गुजरेगा, ये गुजरात है, और देखो यहाँ छोटा सा पार्ट है ये वाला, ये गुजरात, यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा ये वाला, यहाँ से देखना ये मध्य प्रदेश है, यहाँ देखेंगे ये छत्तीसगढ़ है, देखना ये वाला ग्रीन वाला, अगर यहाँ देखना ये झारखंड आ गया यहाँ पे,
छत्तीसगढ़ आ गया, ये एमपी आ गया। उसके बाद में यहाँ देखना ये वेस्ट बंगाल आ गया, के साथ में यहाँ देखना ये त्रिपुरा आ गया और ये मिजोरम आ गया, ये त्रिपुरा आ गया और ये मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 राज्य हैं जहां से ये होकर के गुजरती है कर्क रेखा, और इसे मानते हैं कि भारत को लगभग 2 समान भाग बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आप देखना भारत का मानक याम्योत्तर, जिसे हम मेरिडियन बोलते हैं, मेरिडियन को मेरिडियन ही बोलेंगे, याम्योत्तर भी आप कैसे लिखेंगे, लिखना याम्योत्तर, याम्योत्तर, और इसको मेरिडियन बोलते हैं, मेरिडियन, मेरिडियन, ठीक है। भारत का जो मानक मेरिडियन है या भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं ये गुजरता है? पहला है उत्तर प्रदेश, पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दूसरा है, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा और पांचवा है आंध्र प्रदेश, पांचवा है आंध्र प्रदेश। समझ गए आप? तो भारत के 5 राज्यों से ये होकर गुजरता है। यहाँ पीछे मेरे पास एक मैप था, वो आप दिखाता हूँ उसे। इस तरीका से देखना ये वाला। तो ये 5 राज्य हो गए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ये भाग है ये वाला, ठीक है। इस तरीका से 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। आप इसे देख लेंगे। ये देख लिया हमने। भारत का मानक याम्योत्तर यानी कि मेरिडियन भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये मैंने आपको दिखा दिया मैप में। अब हम आगे देखेंगे, आगे देखेंगे अब। और अब हम देखेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत को स्पर्श करते हैं, यानी कि नेबर्स, इंडिया के जो नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, आप लिखेंगे। लिखना एक बार। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार जो कि पूर्व में, भूटान, नेपाल और चीन ब्रैकेट में लिख लेना उत्तर में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पश्चिम में। यानी कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अगर आप पूर्व में देखते हैं तो बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती हैं। अगर आप इसे पश्चिम में उत्तर में देखते हैं तो भूटान, नेपाल और चीन से लगती है। और अगर आप पश्चिम या उत्तर पश्चिम में देखते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत की सीमा लगती है। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे एक बार मैप में। देखना यहाँ पे आप, देखना एक बार। यहाँ पर है ये भूटान है, ये नेपाल है और ये है अपना ये वाला सिक्किम। यहाँ से ये क्या है? चाइना। ये हो गया हमारा पूर्व में। नेक्स्ट देखना, अगर अब आप उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर टच होता है। और ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, इसके साथ हमारा बॉर्डर टच होता है। और उसी तरीक़ा से आप पश्चिम में देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बांग्लादेश, यहाँ पर आप देखेंगे ये है बांग्लादेश, पूर्व में बांग्लादेश, और ये हो गया इधर आपका नॉर्थ में, ये 3 हो गया। तो इस तरीक़ा से आप देखेंगे। और यहाँ पे क्या है? म्यांमार। तो बांग्लादेश और म्यांमार ये दोनों पूर्व में हो गए यहाँ पर। तो ये है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। जो भारत की जो सीमाएं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो ये हैं। अब आप देख लेना कितना हो गया, ये टोटल कितना है। यानी कि 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वाले राज्य। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं, यानी कि जिनके बॉर्डर किसी अन्य देश के साथ लगते हैं? ऐसे राज्य कौन कौन से हैं आप लिखेंगे इसमें। ऐसे राज्य, पहला है गुजरात। आप देखते चलना है मैप में, ये पीछे मैप है। गुजरात पाकिस्तान के साथ साझा करता है।
गुजरात, फिर लिखेंगे राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश में हम देखते हैं तो अभी जम्मू और कश्मीर, तो क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो जम्मू और कश्मीर ये दोनों हैं, समझ गए आप। तो इस प्रकार से ये भारत के ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। आप इनका इस लोकेशन देख सकते हैं, राजस्थान यहाँ पे है, ठीक है। ये तो जितना भी ये 7 सिस्टर जिसे हम बोलते हैं ये सारे के सारे ही किसी न किसी देश के साथ, किसी न किसी देश, क्या म्यांमार और चाइना, नेपाल या फिर भूटान, इनके साथ में बांग्लादेश, इनके साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं। सारे के सारे, कोई भी ऐसा इसमें नहीं है जो नहीं करता हो, लगभग सारे ही राज्य किसी न किसी देश के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे आप, तटीय राज्य कौन कौन से हैं। ये हैं जो भी मैंने आपको लिखा है, ये याद करना है आपको। और याद कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं कि आप उसे कैसे याद करेंगे। कुछ मैप की सहायता से करेंगे, कुछ राइम मेमोरी की सहायता से करेंगे, लेकिन ये याद करके रखना है आपको ताकि पेपर में आपको याद आ सके। लिखना, तटीय राज्य कौन कौन से हैं भारत के। तटीय राज्य लिखना, गुजरात, और इसमें मैप में देखते भी चलना है आपको, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। यानी कि तटरेखा के घटते क्रम में है ये सारे, तटरेखा के घटते क्रम में, यानी कि किसकी तटरेखा, ये तटरेखा वाले तो है सारे राज्य, लेकिन ये जो मैंने आपको लिखाए हैं ये घटते क्रम में लिखवाए हैं। सबसे ज़्यादा लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। समझ गए, सबसे ज़्यादा किसका है इसमें, गुजरात का, और सबसे कम किसका है, गोवा का। अब लिखेंगे महासागरीय निकाय। महासागरीय निकाय, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये है हमारे महासागरीय निकाय। निकाय मतलब है कि ये जो महासागर के अंदर है, जैसे अरब सागर हम बोलते हैं जो हमारे आसपास है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ठीक है। आगे देखना, मन्नार की खाड़ी और पाक लिखना, मन्नार की खाड़ी और पाक जलड मरुमध्य श्रीलंका और भारत को विभाजित करता है। यहाँ पे है ये वाला, यहाँ पे, ठीक है, पाक जलड मरुमध्य। और ये पाक का मतलब जो ये श्रीलंका है यहाँ से निकला है, श्रीलंका है, और यहाँ से इसका कुछ जल संधि के रूप में इसका जो मीन है, श्रीलंका और भारत को विभाजित करता है। यहाँ पर मैंने जैसा मैप में आपको दिखा दिया है, ये है। अब एक बार हम थोड़ा सा एक मैप देखते हैं, कुछ मेरे पास में एक, यहाँ देखना एक बार, ये देखना, सीमा वाले देश, लंबाई और सामान्य सीमा किलोमीटर में, भारत राज्य की संख्या और सामान्य सीमाएं, भारत राज्य और संघ क्षेत्र के नाम, सामान्य सीमाएं। समझ गए। बांग्लादेश, इसके साथ में भारत की कितनी लंबाई की सीमा, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ में लगती है। भारत, इसमें कितने भारतीय राज्य होने सामान्य सीमा कितना है, 5 भारतीय ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश को क्या करते हैं, टच करते हैं। पश्चिम बंगाल है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। और ये आप, मैंने जैसा कि आपको कल भी बताया था, ये मैप ले लेना है ऑक्सफोर्ड का और ये अपने साथ खोल के रखना है। और ये इस तरीक़ा से मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूं, तो आप यहाँ पर अपने सम्मुख से रख लेना और देखते हुए चलना है कि जो मैं बता रहा हूँ वो असम
पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, असम कहाँ पर है, मेघालय कहाँ पर है, त्रिपुरा। तो ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, इसे इस तरीक़ा से खोल कर रख लेना है और देखते हुए चलना है साथ ही साथ मेरे, समझ गए आप, ताकि ये बार बार आप देखेंगे तो आपकी माइंड के अंदर इनकलकेट हो जाएंगे, ये सारे समा जाएंगे और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसके बाद आता है चीन का, तो ये मैं इसे भी मैं घटते क्रम में ही लिख रहा हूँ। तो चीन का जो कितना सीमा साझा करता है, 3323 किलोमीटर का सीमा है। कितने राज्य भारत के हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, आप अपने एटलस में देखना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, पूर्व में जम्मू और कश्मीर, ठीक है। अभी जो लद्दाख है ये भी इसके साथ में साझा करता है, पहले इसे आप जानते होंगे, ये तो सारा चलते हैं। उसके बाद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान इसका 3323, इसका भी लगभग सेम ही है, जितना चाइना के साथ है उतना ही पाकिस्तान के साथ भी हम सीमा साझा करते हैं। और टोटल कितना है? 4 राज्य ऐसे हैं जो इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश, जो कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये वाला एक तो ये लग जाएगा आपका, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश जो कि इसके साथ में बाउंड्री साझा करते हैं। उसके बाद आता है, आप देखना, नेपाल, नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की बाउंड्री हम साझा करते हैं। 5 राज्य हैं जो इसके साथ बाउंड्री साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। मैप बराबर में खोल लेना है और साथ साथ मेरे साथ ही देख करके चलना है आपको, समझ गए आप? देखना, म्यांमार कितना बाउंड्री है, कितना किलोमीटर का है? 1643 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो साझा करता है। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ में साझा करते हैं अपनी बाउंड्री। आगे देखते हैं हम, भूटान 699 किलोमीटर की जो बाउंड्री है। 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद में आता है अफगानिस्तान, जो कि सबसे छोटी बाउंड्री 106 किलोमीटर का है। एक ही राज्य है जो कि जिसे हम बोलते हैं पीओके, हमारा जम्मू और कश्मीर, वो इसके साथ में बाउंड्री साझा करता है। इस प्रकार से आपने ये देख लिया पूरा, ये वाला मेरे पास में एक ये था अपना टेबल, देख लिया आपने। इस टेबल के अकॉर्डिंग अब हमें ये याद करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आपके पास में ये एटलस होगा, आप इससे देखें, नहीं तो मैं दूसरा तरीका है कि मैप मैं आपको इसे मैं याद कराऊं और कुछ आपको राइम से याद करा दूं। एक टेक्निक होती है मेमोराइज करने का, राइम मेथड। तो उसमें हम क्या है, बातों की तुकबंदी बनाते हैं, किसी को जो आपके ऑलरेडी याद है उससे आपस में जोड़ देते हैं। जो नई थिंग्स आप जो भी आप सीख रहे हैं, नई नई बातें, उनको अपनी ओल्ड मेमोरीज से जोड़ करके याद करते हैं, उसे बोलते हैं राइम। और कुछ उनको तुकबंदी बना लेते हैं, तो उस तरीका से याद करते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इतना आप इसका करना है आपको कि किस तरीका से आप इसे याद करते हैं, लेकिन ये याद करना है, पेपर में याद करना काम आएगा आपको, और जो भी तरीका हो उससे आप इसे याद करें। बाकी तो मैं कराऊंगा इसे। आगे देखना, ठीक है। भारत के स्थान का सामरिक महत्व, यानी कि भारत की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, भारत की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आप इसके विषय में लिखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के समुद्री स्थानों ने, प्रायद्वीपीय भारत के समुद्री स्थानों ने अपने पड़ोसी क्षेत्रों को समुद्री और हवाई मार्गों से जोड़ने का काम किया है। प्रायद्वीपीय भारत के समुद्री स्थानों ने अपने पड़ोसी क्षेत्रों को समुद्री और हवाई मार्ग से जोड़ने का काम किया है। नेक्स्ट लिखेंगे, इसका सामरिक महत्व ट्रांस हिंद महासागर, इसका सामरिक महत्व ट्रांस हिंद महासागर मार्गों के कारण है, जो पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्व में एशिया के देशों को जोड़ते हैं। जो पश्चिम के यूरोप के देशों और
पूर्व के एशिया देशों। स्ट्रेटेजिक महत्व का मतलब है हमारा सामरिक रूप से महत्व। ये टर्मिनोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगी। जो सामरिक होते हैं वो डिफेंस के रूप में ज़्यादा या फिर एक इस तरीक़ा से यूज किए जाते हैं। अगर आप किसी भी तरीक़ा से किसी भी युद्ध में इंडल्ज हैं या कोई युद्ध की स्थिति आती है तो वहाँ पर आप एक आगे की लोकेशन पर खड़े होंगे, वहाँ आप एक कदम आगे खड़े होंगे अपने शत्रु देश से। अगर आप इस तरीक़ा की लोकेशंस आपके पास है तो आप कहेंगे कि आपके देश का स्ट्रेटेजिक महत्व है। भारत की समुद्री स्थिति पश्चिम तट से पश्चिम एशिया, भारत की समुद्री स्थिति पश्चिम तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ, और पूर्वी एशिया से पूर्व और दक्षिण एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करती है। जैसा कि आपको पता है हमारे पास में अगर हम वेस्ट में देखते हैं तो लक्षद्वीप है, आइलैंड है, लक्षद्वीप है हमारे पास में। और अगर आप पूर्व में देखते हैं तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है हमारे पास में। और क्योंकि भारत की एक लोकेशन है इस तरीका से है कि वो 3 साइड से जल से घिरा हुआ है। और आपको ये भी पता होगा कि दुनिया का 70% से ज़्यादा जो माल है तो वो किस रास्ते से आता, तेल हो या फिर जो भी हमारे खाने पीने के जो देशों के सामान होते हैं, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो 70% आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो होता है जल मार्ग के द्वारा। और जल मार्ग में भारत की एक स्थिति सुदृढ़ है और भारत के पास ऐसे आइलैंड हैं जो स्ट्रेटजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडिया की भी लोकेशन अपने आप में एक स्ट्रेटजिक रूप से महत्वपूर्ण है और ये हम आगे देखने वाले हैं। इसका बड़ा विस्तार से जब हम IR पढ़ेंगे उस टाइम पर हम देखेंगे। नेक्स्ट देखना, विशाल तटरेखा और प्राकृतिक बंदरगाहों ने भारत को अपने पड़ोसी और दूर के देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य करने में लाभान्वित किया है। क्योंकि भारत के पास में नेचुरल बंदरगाह भी हैं, नेचुरल बंदरगाह हैं हमारे पास में, और हमारे पास में सिंथेटिक भी हैं जो हमने बाद में बनाए हैं, अपने आप से भी क्रिएट किए हैं। तो वो कहता है कि विशाल तटरेखा के साथ साथ हमारे पास में नेचुरल यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह हैं जो हमें विश्व के साथ में, जैसा कि अभी बताया, 70% ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जल मार्ग के द्वारा होता है। और जिसके पास में एक लंबी तटरेखा है उसके पास में एक एडवांटेज होती है जो कि मैं आपको जब इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा वहाँ पर बताऊंगा कि कौन कौन सी अभी हमारे पास में शॉर्ट कमिंग्स हैं, कि जहाँ पर हम अभी पिछड़े हुए हैं। अगर हम वो कमी दूर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लीड करेंगे फिर वर्ल्ड को। देखेंगे आगे, इसने भारत की बाकी एशिया, किसने, ये जो लंबी तटरेखा है, इसने भारत की बाकी एशिया देशों की तुलना में एक अलग जलवायु दी है। जैसा कि मैंने आपको भी पीछे बताया था कि भारत के अंदर 2 तरीका की जलवायु पाई जाती है, यानी कि नॉर्थ में आपको गर्म और शीतोष्ण टाइप की पाई जाती है, और अगर आप पश्चिम में यानी कि आप दक्षिण में देखेंगे तो आपको उष्णकटिबंधीय टाइप की जलवायु पाई जाती है। तो ये जो 2 तरीका की, एक ही देश के अंदर 2 तरीका की जलवायु आपको देखने को मिलती है। और ये इसी के कारण है जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि उधर लैंड मास ज़्यादा है नॉर्थ में, इसलिए वहाँ पर आपको गर्म और शीत टाइप का मिलेगा, और इधर आपको सेम टाइप का एक गर्म और उष्ण टाइप का जो मौसम है वो देखने के लिए मिलता है दक्षिण भारत के अंदर। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसने बाकी एशियाई देशों की तुलना में एक अलग जलवायु दी है जिसे मानसून भारत की जलवायु पर अद्वितीय प्रभाव है, जिससे मानसून का भारत की जलवायु पर एक अद्वितीय प्रभाव है, क्योंकि भारत की जलवायु को एक मानसून टाइप जलवायु भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें देखा, आज भारत के विषय में हमने जाना, भारत की स्थिति के विषय में जाना, भारत के पड़ोसी देशों के विषय में जाना, भारत के राज्यों के विषय में जाना, और कौन से राज्य आगे हम बात करेंगे। अभी तो हमने भारत के आसपास देख लिया है कौन से देश हैं, और भारत के अंदर की भी लोकेशंस हमने देखी हैं, और भारत का जो समुद्री जो कोस्टल एरिया है वो हमने देखी है, और भारत के स्टेट के विषय में कुछ जाना है। और अब हम भारत के जो स्टेट हैं उनकी बाउंड्री किस तरीके से टच करती है, कौन सा स्टेट किससे बाउंड्री टच करता है, कितने स्टेट से बाउंड्री टच करता है, इस तरीका का हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। अभी हम कुछ प्रश्न देखते हैं कि इस जो हमने अभी पढ़ा है उससे किस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखना, एक प्रश्न है जो अभी हमने आपको पढ़ाया है उसी से एक प्रश्न है, इसे देखना। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? कौन से कथन असत्य हैं? पहला प्रश्न है, भारत देश उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है उसी से ये कुछ MCQs हैं आपकी। मैं एक बार देखता हूँ कि आपको कितना याद है।
वो देखना है हमें। तो असत्य कथन पूछ रहा है। पहला देखना, भारत देश उत्तरी गोलार्ध नदन हेमिस्फीयर में स्थित है, पहला वाला देखना। दूसरा देखना, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 100 यानी कि 80 डिग्री 7 मिनट पर है। क्या ये सही है? बोलिए, क्या ये सही है? मैंने आपको क्या बताया था अभी? ये गलत है। कितना है वो? 97 है। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा। और पहला मैंने क्या बताया था? ये तो सही है, ये नदन हेमिस्फीयर में है। तो पहला तो हो जाएगा सही और दूसरा हो जाएगा गलत। तो वो आपसे गलत पूछ रहा है, तो गलत पूछ रहा है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु है? अभी मैंने आपको बताया था सबसे दक्षिण बिंदु को। सबसे दक्षिण बिंदु क्या बताया था मैंने आपको? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट मैंने आपको बताया था सबसे दक्षिणी बिंदु। लेकिन यहाँ पर उसने ये नहीं दिया है कि लैंड मास पे होना चाहिए या कहीं। अगर वो देता है मुख्य भूमि, तब क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, ये वाला हो जाएगा, फिर कन्याकुमारी हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया है। अगर वो कुछ नहीं देता है तब बोलेंगे हम इंदिरा पॉइंट है, ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखना, भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। क्या क्या ये मैंने बताया आपसे? क्या बताया था? नहीं बताया, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा भ्रंशोत्स पूर्वत यानी कि फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन अवस्थित है। तो 3% तो नहीं है। अगर हम एग्जैक्ट मान के चलते हैं तो 3% तो नहीं है। तो फिर कितना है? 2.4% है। 2.4% है। तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, भारत का उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट फॉल्ट ब्लॉक्स माउंटेन है, नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ देखना आपको, ये वाला प्रश्न इस तरीका से मैंने आपको अभी कराया था। ये कितना याद है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द बॉर्डर्स इन द ईस्ट विद इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के साथ पूर्व में सीमा साझा करते हैं? बताना। पूर्व में अभी आपको बताए थे मैंने, कौन कौन से बताए थे, याद करो। तो एक तो बांग्लादेश मैंने बताया था वहाँ पे आपको, और कौन सा था? बांग्लादेश था और म्यांमार था। तो थाईलैंड तो लगाता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो 2 और 3, 2 और 4 यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा इसका, बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द बॉर्डर इन दैट नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट से कौन कौन से बताए थे? याद करो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बताए थे, याद आ गया। तो ये दोनों 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा रखते हैं? कौन सा है? देखना आप, गुजरात रखता है, पंजाब यस, हिमाचल नहीं रखता, जम्मू कश्मीर पहले रखता था। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा रखते हैं? ये तो अभी करा दिया, 1, 3, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ कौन सा करता है? देखना, अरुणाचल प्रदेश करता है, मणिपुर करता है, मिजोरम करता है, असम नहीं करता है। तो इसका 2, 3 और 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ बताना कौन सा करता है? उत्तराखंड करता है, यस करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल करता है। तो ये क्या हो जाएगा? सारे करते हैं। सही विकल्प पूछ रहा है आपसे। आज मैं यहीं पे लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।